अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले डेफिनेशन एवरेज की कि एवरेज क्या होता है। अ सिंगल वैल्यू of data is called an average where most of the values of the data have a tendency to lie around it। वो वैल्यू जो आपकी होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है, रिप्रेजेंटेटिव होती है आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन की, उस वैल्यू को आप कहते हैं कि वो एवरेज है। सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन की, तो वो सिंगल जो वैल्यू है जो रिप्रेजेंट कर रही है डेटा को, वो एवरेज कहला रही है। और बाकी तमाम जो वैल्यूज होती हैं डेटा की, वो लाई करती हैं इस वैल्यू के अराउंड में, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं एवरेज। इसके बाद टाइप्स ऑफ एवरेजेस 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। पहले मीन। मीन किसे कहते हैं? मीन ऑफ द डेटा set is found by adding all numbers in the data set and then divide by the numbers of values in the set। यानी जो डेटा में जो इंफॉर्मेशन मौजूद है आपके पास, इतने भी नंबर्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जो उन्हें आप तमाम वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो आपके पास मीन आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद मीडियन। मीडियन आपके डेटा की सेंट्रल वैल्यू होती है, मिड वैल्यू होती है। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन डेटा सेट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। यानी एक डेटा को, एक इंफॉर्मेशन को आपने अरेंज किया हुआ है कम वैल्यू से ज्यादा की तरफ, मतलब असेंडिंग फॉर्म में आप डेटा को अरेंज कर रहे हैं और फिर उसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो मिड वैल्यू है आपकी, वो एवरेज कहलाती है। इसके बाद मोड। मोड किसे कहते हैं? द मोड इज अ नंबर दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन अ डेटा सेट। यानी जो मालूमात में बार बार नंबर रिपीट हो रहा होता है, जो नंबर बहुत ज्यादा आपके मालूमात में मौजूद हो, बार बार रिपीट हो, तो उसे हम मोड कहते हैं। इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मीन को डिस्कस करते हैं कि मीन किस तरह फाइंड आउट करते हैं अगर डेटा आपके पास अनग्रुप फॉर्म में मौजूद हो। मीन फॉर अनग्रुप डेटा। अगर अनग्रुप डेटा आपके पास एक ग्रुप मौजूद नहीं है, नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है, एक्स वेरिएबल्स गिवन है, तो उस अनग्रुप डेटा का मीन किस तरह फाइंड आउट होता है? तो मीन का फॉर्मूला ये होता है, मीन बराबर होता है सम ऑफ द वैल्यूज, जितनी वैल्यूज गिवन है इन तमाम वैल्यूज को आप प्लस कर दें, देन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जितने भी नंबर जो वैल्यूज आपके पास है, उनकी नंबर आपने काउंट की 1 2 3 4, देन उसको डिवाइड कर देंगे, तमाम वैल्यूज को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें, तो बन जाता है मीन का अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला। जिसका फॉर्मूला आप इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्स बार जो मीन को शो कर रहा है इक्वल टू समेशन एक्स, तमाम वैल्यूज का को सम करना, प्लस करना, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज एन शो कर रहा है। तो ये फॉर्मूला का क्लास मीन का अनग्रुप डेटा का। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कंसीडर की है, मीन अनग्रुप डेटा जो है वो कैलकुलेट करना है हमें। यहाँ पर एक पर्सन का डेटा दिया हुआ है कि स्टेफन ने इतने घंटे जो है वो वर्क किया है 7 मंथ्स में, जो पास्ट 7 मंथ गुजर चुके हैं। स्टेफन ने वर्क किया इतने घंटे, 24, 25, 31, 50, 53, 66 और 78। फिर हमसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द मीन। मीन फाइंड आउट कीजिए एवरेज नंबर ऑफ आवर्स दैट स्टेफन वर्क ऑन दिस वेबसाइट ईच मंथ। यानी हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू, वो वैल्यू जो आपके होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हो, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है बाय मीन फॉर्मूला, और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज। तो हमने स्टार्ट किया सोल्यूशन। फॉर्मूले के हिसाब से हमें तमाम वैल्यूज को प्लस करना था। एट द नंबर्स डिटरमाइन द टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स ही वर्क। यानी जो पर्सन जिसने काम किया है उसके टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स कितने बन रहे हैं वो हमने प्लस कर लिया। 24 प्लस 25 प्लस 31 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 66 प्लस 78, तो ये आपके पास 329 आ गया सब। इसके बाद हमने इसको डिवाइड करवाना है टोटल नंबर से। नंबर कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 और 7। 329 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आ गया हमारे पास 47। तो इस तरह मीन कैलकुलेट होता है अनग्रुप डेटा का। ये डेटा आपके पास अनग्रुप था, इन तमाम वैल्यूज को हमने प्लस किया और डिवाइड करवा दिया अपने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो मीन हमारे पास आ गया 47। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पर, मीडियन। मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। मीडियन किस तरह कैलकुलेट होता है अनग्रुप डेटा का? The median is a number that falls in the middle position. Once the data has been organized, organized data means
नंबर आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मीडियन आपके डेटा की मिड वैल्यू होती है जो आपके डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है, लेकिन डेटा का ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइज हम दो तरह से कर सकते हैं डेटा को, या तो असेंडिंग फॉर्म में यानी 1 2 3 4 इस तरह मूव करें, या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में लार्जेस्ट टू स्मॉलर 10 9 8 7 इस तरह मूव कर सकते हैं। मीडियन का अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला जो है वो ये होता है n+1 डिवाइड बाई 2, जो आंसर आता है फिर उसको हम चेक करते हैं अपने ऑर्गेनाइज डेटा में। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पर जो है वो शो की हुई है। ये जो बार है ये शो कर रहा है मीडियन को, ये आपके डेटा की मिड वैल्यू है जो आपके पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 बार इससे पहले हैं और 1 2 3 4 5 6 7 बार इसके बाद है। तो ये इस तरह आपके डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली वैल्यू मीडियन कहलाती है। इस बार की वजह से 7 बार्स यहाँ मौजूद है और 7 बार्स ही यहाँ मौजूद है। तो ये इससे आपका एमसीक्यू भी बनता है कि मीडियन आपके डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो वैल्यू वो वैल्यू मीडियन कहलाती है। इसके बाद एग्जाम्पल की तरफ, मीडियन के लिए एग्जाम्पल जो है वो कंसीडर करेंगे अभी। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपके पास मौजूद है 12 2 16 8 14 10 और 6। इसको यूज करके हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। सबसे पहले मैंने कहा था कि डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। स्टेप 1 फॉर सोल्यूशन, ऑर्गेनाइज द डेटा और अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी हमने स्मॉलेस्ट नंबर से लार्ज की तरफ मूव किया और डेटा को अरेंज कर लिया। 2 6 8 10 12 14 16 कहाँ से आई है वैल्यू, यही डेटा हमने अरेंज किया है सीक्वेंस में। इसके बाद हमने कहा कि फॉर्मूला यूज करते हैं n+1 डिवाइड बाई 2। n मतलब टोटल कितने नंबर्स मौजूद हैं डेटा में, कितनी वैल्यूज मौजूद हैं डेटा में। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स मौजूद हैं हमारे पास। 7+1 डिवाइड बाई 2 फॉर्मूले में पुट किया हमने, तो आंसर आ गया हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2, फाइनल आंसर 4 आ गया। अब ये 4 मीडियन नहीं है, बल्कि इस 4 को हम चेक करेंगे अपने ऑर्गेनाइज डेटा में कि फोर्थ वैल्यू कौन सी आ रही है। 2 6 8 1 2 3 ये 3 नंबर हटाने के बाद जो रेड मैंने 10 को जो है वो रेड कलर शो किया हुआ है, ये 10 फोर्थ नंबर है आपके डेटा का। हमें फोर्थ नंबर चेक करना था। 1 2 3 4 ये फोर्थ नंबर यानी 10 जो है वो हमारा मीडियन है। इस तरह कैलकुलेट होता है मीडियन। पहले तमाम वैल्यूज को अरेंज करें, अरेंज करके n+1 डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला लगाया, जो वैल्यू आई उस वैल्यू को जो आपका डेटा अरेंज था उसमें देख लिया। 4 था, 1 2 3 जो भी नंबर आ रहा है 10 इज मीडियन जो कि फोर्थ नंबर पर डेटा में मौजूद है। और ये 10 देखें आपके डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस 10 से पहले भी 3 नंबर मौजूद हैं और इस 10 के बाद भी 3 नंबर मौजूद हैं, तो ये 10 आपका मीडियन कहला रहा है। इसके बाद चलते हैं एक और एग्जांपल पर मीडियन की। अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अभी मीडियन का। ये हमारे पास डेटा मौजूद है 36 41 32 27 32 29 38 43 55 और 42। इसे यूज करना है और फाइंड आउट करना है मीडियन। ओके, अरेंज कर दिया इसे, यानी हमने स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट की तरफ मूव किया और इसी ही नंबर्स को अरेंज कर दिया। 27 29 32 36 38 39 41 42 43 एंड 55। अनऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनाइज कर लिया असेंडिंग फॉर्म में। इसके बाद फॉर्मूला पुट किया n+1 डिवाइड बाई 2 मीडियन का। n मतलब नंबर्स, कितने नंबर थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 नंबर्स मौजूद है। 10 n की प्लेस पर पुट किया +1 डिवाइड बाई 2 11 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया 5.5 वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड डेटा। अच्छा देखिए, एक वैल्यू अगर आती, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में था 4 आया था तो हमने एक नंबर को पिक कर लिया था, लेकिन यहाँ पर 5.5 वैल्यू आ रही है, मतलब अब यहाँ पर ये राउंड ऑफ होकर 6 भी हो सकता है। तो 5th एंड 6th वैल्यू आर मीडियन, यानी 5वीं और 6ठी वैल्यू हमारी मीडियन कंसीडर की जाएगी। लेकिन हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, फिर इन दोनों वैल्यू को हम डेटा में चेक करते हैं। हमने कहा कि इस डेटा में 5th और 6th वैल्यू हमें देखनी है, तो 1 2 3 4 5th वैल्यू आ गई 38 और 6th वैल्यू आ गई 39, जो कि मैंने रेड कलर भी किया हुआ है। 38 और 39 5th और 6th वैल्यू आपके डेटा की है। इसके बाद एक स्टेप मजीद करते हैं, जब आंसर इस तरह का आ रहा हो, पॉइंट में आ रहा हो आपका और दो वैल्यू मीडियन में आ रही हो, तो फिर आप इन दोनों वैल्यू का एवरेज ले लेते हैं।
प्लस 39 डिवाइड बाय 2, दोनों वैल्यूज को हमने प्लस किया, देन डिवाइड बाय 2 किया तो आ गया हमारे पास प्लस करने पर 77 और डिवाइड बाय 2 करने पर 38.5। तो हमारा मीडियन आ गया इस डेटा का 38.5, यानी कि इन दोनों नंबर्स का भी मिड पॉइंट आ गया 38 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, तो मीडियन आ गया 38.5। तो अगर सिंगल वैल्यू हो तो ऐसे ही उसको जो है वो मीडियन कंसीडर कर लेंगे, लेकिन अगर पॉइंट में आंसर आ रहा हो और आंसर आ रहा हो तो हमारे पास वैल्यू हो तो उनका फिर एवरेज देकर इस तरह फाइनल हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अब चलते हैं अगले एवरेज पर जो कि मोड है। मोड भी अभी हम अन ग्रुप के लिए जो है वो देख रहे हैं कि अन ग्रुप का मोड का क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा, मोड का अन ग्रुप डेटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि हम सिर्फ देखकर कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है एनालाइज करते हैं कि ये मोड है। The mode of set of data is simple the value that appears most frequently in the set, यानी जो डेटा में बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू, जो बहुत ज्यादा आ रही है डेटा में वैल्यू, वो आपका मोड कहलाती है। प्रैक्टिकली प्रेजेंट करने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। देखिए यहाँ पर तमाम बार्स मौजूद हैं, 5 बार हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन एक बार बहुत हाई जो है वो हाईएस्ट वैल्यू शो कर रहा है, मतलब एक बार जो है वो इन तमाम बार से ज्यादा जो है वो है। तो ये जो ज्यादा वैल्यू है, जो ग्रीन बार है, ये आपका मोड कहलाएगा। वो वैल्यू जो आपके डेटा में दूसरी वैल्यूज के मुकाबले में बहुत ज्यादा मौजूद होती है, बार बार अपेयर हो रही होती है, फ्रिक्वेंटली जो है वो रिपीट हो रही होती है, वो वैल्यू आपकी मोड कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मोड के लिए अनग्रुप डेटा की एग्जाम्पल, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा मौजूद है हमारे पास, इसे यूज करके हमने फाइंड आउट करना है मोड। देयर इज नो नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा। अच्छा, वैसे हमें ऑर्गेनाइज करने की नीड नहीं है, जबकि डेटा हमारे पास छोटा सा हो, स्मॉल फॉर्म में हो, नंबर ऑफ वैल्यूज कम हो, तो हमें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। अनलेस यू थिंक दैट इट विल बी इजियर टू लोकेट द मोड। अगर हमें लगे कि हम आसानी से बिना ऑर्गेनाइज किए, बिना अरेंज किए मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है इसे ऑर्गेनाइज करना। लेकिन अगर हमारे लिए मुश्किल हो, नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज्यादा हो, तो फिर हमें इसे अरेंज फॉर्म में लिखना हमारे लिए सूटेबल रहेगा। इफ द नंबर्स वर अरेंज फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, नंबर अरेंज करना अगर आप चाहते हैं तो वही सेम रूल होगा कि आप लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करेंगे। इन दी अबव डेटा सेट द नंबर 79 अपीयर्स लिस्ट। इस डेटा को अगर हम फोकस करें तो डेटा में 79 देखिए 2 टाइम रिपीट हो रहा है। मैंने कहा था वो नंबर जो मोस्ट रिपीट होता है डेटा में, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपके डेटा की मोड कहलाती है। बाकी तमाम वैल्यूज 1 टाइम आ रही हैं, लेकिन 79 और 79 दो दफा इस डेटा में मौजूद है। तो यहाँ पर 79 क्या होगा, जो है वो मोड कहलाएगा, क्योंकि 2 बार डेटा में आ रहा है दूसरी वैल्यूज के मुकाबले में, और जो रिपीट नंबर होता है वो मोड कहलाता है। फिर मैंने यहाँ पर रेड से जो है इसको पॉइंट आउट कर दिया है कि ये जो 79 2 बार था हमारे पास, क्योंकि 2 दफा आ रहा है, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है दूसरे नंबर्स के मुकाबले में, इसलिए 79 हमारे पास मोड कहलाएगा। यहाँ ये बताना चाहूंगी आपको कि अगर आपके डेटा में एक मोड मौजूद है तो वो यूनी मॉडल डेटा कहलाता है, यूनी मॉडल कहते हैं उसे, एमसीक्यूज में भी आता है। और अगर 2 मोड मौजूद हैं तो वो बाई मॉडल कहलाता है। और अगर 2 से ज्यादा मोड पाए जा रहे हैं, यानी कई नंबर्स जो बहुत दफा रिपीट हो रहे हैं, तो फिर उसे हम मल्टी मॉडल कहते हैं। यूनी मॉडल 1 मोड, बाई मॉडल 2 मोड, और 2 से मोड अगर ज्यादा हो तो फिर वो मल्टी मॉडल कहलाएगा। यानी मोड के आंसर जो है वो ज्यादा आ सकते हैं, कई नंबर कई दफा रिपीट हो सकते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अच्छा क्लास, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि मीन, मीडियन, मोड का ग्रुप का अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह सॉल्व करते हैं अगर प्रॉब्लम्स हमारे सामने मौजूद हो तो। अब अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में शामिल है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन assumed by a variable are constant, say k, then arithmetic mean is also k। यहाँ ये कह रहे हैं आपसे कि अगर आपके डेटा में तमाम वैल्यूज सेम है, यानी 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, कांस्टेंट नंबर्स पाए जा रहे हैं आपके डेटा में, तो अगर इस तरह के डेटा का आप जो है वो मीन कैलकुलेट करते हैं तो वही कांस्टेंट नंबर उसका मीन होता है। लाइक अगर सिंपल एग्जाम्पल को मैं कंसीडर ना करूं, ऐसे ही समझाना चाहूँ आपको, एक डेटा मौजूद है 4 4 4, 3 टाइम्स 4 मौजूद है। अब जब इसका मीन कैलकुलेट करने जाएंगे तो बिना कैलकुलेट किए भी हम बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मीन के मुताबिक इस
डेटा का जिसमें नंबर कांस्टेंट है, सेम नंबर्स हैं, 4 ही मीन होगा। एग्जाम्पल पर चलते हैं। इफ द हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 170, यानी 10 स्टूडेंट्स मौजूद हैं हमारे पास और तमाम स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट कंसीडर की गई है वो 170 सेंटीमीटर है। द मीन हाइट इज ऑफ कोर्स 170 सेंटीमीटर, यानी अभी हमने प्रॉपर्टी को रीड किया ऊपर कि कांस्टेंट नंबर जब पाए जाएंगे तो वही कांस्टेंट नंबर उस डेटा का जो है वो मीन होगा। यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो 10 स्टूडेंट्स की हाइट 170 है, तो मीन भी इसका 170 ही होगा। देख लेते हैं। देखिए 170 को मैंने 10 टाइम प्लस किया अकॉर्डिंग टू मीन फार्मूला। मीन का फार्मूला क्या होता है कि तमाम वैल्यूज को प्लस कर दें। तो 10 स्टूडेंट्स थे, तमाम की हाइट 170 सेंटीमीटर है, 10 टाइम मैंने 170 को प्लस कर लिया तो आंसर आ गया 1700। डिवाइड करवाया नंबर ऑफ वैल्यूज से, 10 स्टूडेंट्स थे डिवाइड बाय 10, तो इसका मीन भी 170 आया। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, कांस्टेंट वेरिएबल जब मौजूद हो तो उनका मीन भी वही कांस्टेंट नंबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी को रीड कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। सेकंड प्रॉपर्टी, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। इसे इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि x माइनस मीन का जब हम सम लेंगे तो वो 0 आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम मीन को इंडिविजुअल x से माइनस करते हैं और फिर उस कॉलम का सम लेते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। ये प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की कि जब भी मीन को माइनस करवाएं वेरिएबल से, x से, वैल्यू से जो गिवन है डेटा में, और फिर उस कॉलम का सम लें तो वो 0 होगा। सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि क्या होता है, तो वहां पर हमें 0 लिखना होगा कि हम जब सम ऑफ डेविएशन करवाते हैं ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज, तो फिर वो 0 आएगा। इसे प्रूव करना होता है हमें। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी के लिहाज से डिस्क्राइब हुआ है, ये हमारा पॉइंट है, हमें इसके डिस्क्राइब करना होगा। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। प्रूव करनी है सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन कि जब भी x से माइनस करवाएंगे मीन और उसका सम लेंगे तो वो 0 आएगा। डेटा मौजूद है हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर डेटा में जो वैल्यूज मौजूद है वो कुछ यूं है 10, 20, 30, 40, 50। मीन इसका पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, 30 आ रहा है। अच्छा, इसको यूज करना है और प्रूव करना है अरिथमेटिक मीन की ये प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, पहले x को इस फॉर्म में लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50। फिर x से माइनस करवाया मीन को, 10 माइनस 30, मीन कहाँ से आया, ये रहा मीन, गिवन था। गिवन ना भी हो तो हम इन डेटा को यूज कर निकाल सकते हैं। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है हमारे पास, तो 30 ही आएगा। यहाँ गिवन था तो उसे यूज कर लिया हमने। 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30, यानी तमाम x से 1 बाय 1 मीन को माइनस करवा दिया। तो आंसर कुछ यूं आ गए, पहला माइनस 20 माइनस 10, 0, 10 और 20। जब इस कॉलम को हम प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रूव होती है मीन की सेकंड प्रॉपर्टी कि जब भी मीन से माइनस करवाते हैं x को और उस कॉलम का सम लेते हैं तो वो 0 आता है। चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। Arithmetic mean is affected due to a change of origin, addition or subtraction, and or change in scale, multiplication and division. यानी अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, इफेक्ट करती है, तब्दील हो जाती है, असरअंदाज होती है। किसकी वजह से, चेंज इन ओरिजिन प्लस और माइनस करने से, चेंज इन स्केल मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन 101, 102, 103, 104, 105। ये डेटा में मौजूद है हमारे पास, डेटा मौजूद है हमारे पास, 5 वैल्यूज गिवन है। इसका हमें मीन कैलकुलेट करना है। हमने पहले मीन कैलकुलेट किया, समीशन x डिवाइड बाय n, तमाम वैल्यूज को प्लस किया, 515 आ गया सम, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 थी, डिवाइड बाय 5, तो मीन आपके पास आ गया 103। इसके बाद आगे हमें कंडीशन दी गई है, ऑल्सो फाइंड मीन। यहाँ तक मीन फाइंड आउट करने के बाद अगेन मीन फाइंड आउट कीजिए व्हेन 100 इज सब्सट्रैक्टेड, जब 100 माइनस करवाएं, लेट y इक्वल टू x माइनस 100, यानी इक्वेशन ये बन गई हमारे पास कि अगेन मीन फाइंड आउट करना है हमें y का, किसके जरिए, जब हर x से, हर इंडिविजुअल x से हमें क्या करवाना है, माइनस करवाना है 100।
किया 15 डिवाइड बाय 5। अच्छा, हम क्या करेंगे, पहले हमने जो है वो हर एक 101, 102, 103, 104, 105 से माइनस करवाया 100 को, तो हमारे पास जब कॉलम का हम सम लेंगे तो 15 आ जाएगा। देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 थी, तो 5 आ गया। मीन हमारे पास आ गया 3। यहाँ पर मौजूद है आपके पास चार्ट कि किस तरह सॉल्व होगा। x माइनस 100, 101 माइनस 100 1, 102 माइनस 100 2, 103 माइनस 100 3 आ गया, 104 माइनस 100 4 आ गया, 105 माइनस 100, तो आपके पास 5 आ गया। इन वैल्यूज को जब मैंने प्लस किया तो यहाँ पर 15 आ गया। इस 15 को उठाकर रेफरेंस प्लेस पर पुट कर दिया। 15 डिवाइड बाय 5, 5 क्यों, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 थी, तो ये मीन आ गया हमारे पास y का कितना, 3। एक तो मेथड हमारे पास ये है कि हम हर वैल्यू से जाकर माइनस करवाएं किसको, 100 को, जो कि गिवन था हमें इक्वेशन के हिसाब से। या हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 100 इक्वेशन गिवन थी हमें, हमने क्या किया, इस x की प्लेस पर डायरेक्ट मीन को पुट कर दिया। हमें ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें 1 बाय 1 x से माइनस करवाने की जरूरत नहीं है। हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ मीन काम किया और x की प्लेस पर 103 को पुट कर दिया। 103 माइनस 100, तो y का मीन आ गया हमारे पास 3। देखिए यहाँ पर भी 3 आ रहा है y का मीन, और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। यहाँ तक x का मीन कैलकुलेट करने के बाद अब दो मेथड हमारे पास थे, या तो हम इस चार्ट को यूज करके मीन कैलकुलेट करें y का, जो कि 3 आ रहा है, या फिर हम डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज करें और x की प्लेस पर हम इस x की जो मीन था 103 उसे पुट करवा दें, तो हमारे पास y का मीन आ जाएगा 103 माइनस 100, तो ये आपके पास मीन आ गया 3। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि मीन इफेक्टेड होता है सब्सट्रैक्ट करने से। यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्ट करवाया ना, माइनस करवाया 100 को, तो देखिए मीन जो है वो क्या हुआ, इफेक्टेड हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह अगर प्लस करवाने को कहे तो फिर हम यहाँ पर प्लस करवा देंगे 103 प्लस 100, जिस तरह की कंडीशन वो कहे, मल्टीप्लाई डिवाइड सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर था माइनस, तो हमने माइनस के जरिए इसको प्रूव किया है। तो ये थी क्लास थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मीन। चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मीन पर, जहां पर बात हो रही है कंबाइन मीन की। जब भी सवाल में 2 या 3 ग्रुप मौजूद हो, यानी n1 n2 n3 और मीन भी x1 x2 x3 गिवन हो, तो फिर हम वहां पर मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसे हम कंबाइन मीन भी कहते हैं। कंबाइन मीन का फॉर्मूला ये होता है n1 मल्टीप्लाई मीन 1 प्लस n2 मल्टीप्लाई मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये एक्सटेंड करता जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा है, मीन ज्यादा है, यानी n1 n2 के अलावा n3 भी है, x3 भी है, तो फिर ये फॉर्मूला हमारा एक्सटेंड कर जाएगा, यानी ये n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 इस तरह भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला है कंबाइन मीन का। जब भी सवाल में मोर देन वन मीन गिवन हो हमें, और नंबर ऑफ ग्रुप्स है हमारे पास, वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर हम कंबाइन फॉर्म में मीन इस तरह इस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट करते हैं और इसे एडजस्ट कर लेते हैं अपने सवाल के हिसाब से। ठीक है क्लास, तो अभी एग्जाम्पल समझ कंबाइन मीन की कैलकुलेट करना है हमें कंबाइन मीन। 2 ग्रुप्स हमारे पास हैं, 57 and 23 students have average scores in mathematics 82 and 63. नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले ग्रुप में 57, दूसरे ग्रुप में 23 and 1 and 2। इनका एवरेज स्कोर्स आ रहा है मीन में 82 63, यानी एवरेज मतलब मीन है x1 हमारे पास 82 और x2 63। इसे यूज करना है फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। दोबारा एवरेज स्कोर यानी मीन फाइंड आउट करना है। द कंबाइंड मीन कैन बी कैलकुलेटेड। हमने क्या किया, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज किया, n1 मल्टीप्लाई मीन 1 यानी x1 था, तो हमने n1 57 लिया, मल्टीप्लाई x1 82 लिया, प्लस n2 23 मल्टीप्लाई x2 यानी मीन 2 63 डिवाइड बाय n1 57 प्लस n2 23। इसे सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करवाने पर 57 मल्टीप्लाई 82 4674, 23 मल्टीप्लाई 63 1449, दोनों को प्लस कर लेंगे तो आंसर आया 6123। 57 प्लस 23 प्लस करवाया तो 80 आंसर आया, 6123 डिवाइड बाय 80, तो कंबाइंड मीन आ गया हमारे पास, एवरेज स्कोर आ गया 76.5। इस
इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मीन की लास्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम, दैट इज समेशन x माइनस मीन स्क्वायर इज मिनिमम। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हमारे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एग्जाम्पल से डिस्क्राइब भी नहीं किया, लेकिन बस समझाना यहाँ पर ये है आपको कि जब भी मीन को माइनस करवाएंगे x से, जिस तरह हमने सेकंड प्रॉपर्टी सॉल्व की थी कि हर x से माइनस करवाना मीन को, फिर उसका स्क्वायर लिया और उस कॉलम का सम लिया, तो वो मिनिमम आता है दूसरी वैल्यूज के मुकाबले में। चलते हैं आगे, फाइंड वैल्यू ऑफ न्यू एडेड नंबर। अगर इस तरह की कंडीशन के सवाल में आती है कि अगर आपको न्यू एडेड नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो फिर उसका मेथड क्या होता है। सवाल रीड करते हैं, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8 एंड इफ एन 11 नंबर इज नाउ इंक्लूडेड इन द रिजल्ट द मीन बिकम 9, व्हाट इज 11 नंबर। कह रहे हैं 10 नंबर्स हमारे पास थे, नंबर ऑफ वैल्यूज 10 की, इसका मीन कैलकुलेट किया तो वो 8 आ रहा था। दोबारा हमारे पास एक वैल्यू हमने ऐड कर दी, तो एक वैल्यू ऐड करने पर n क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कह रहे हैं जब अगेन हमने 11 नंबर का मीन फाइंड आउट किया तो अब मीन हमारे पास आ रहा है 9 11 नंबर का। अब जो एक वैल्यू आपने ऐड की है वो वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। जब भी इस तरह का सवाल आए कि न्यू एडेड नंबर की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है, तो प्रोसीजर ये होगा। सबसे पहले हम ये करते हैं कि मीन ऑफ 10 नंबर्स क्या था, हमारे पास 8 था, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवा के सम निकाल लिया। टोटल ऑफ 10 नंबर्स हमारे पास आ गया 80, 10 मल्टीप्लाई बाय 80 तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 80 इसका सम आ गया। देन फिर यहाँ हम मीन के फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं क्लास, समेशन x डिवाइड बाय n को याद रखिएगा, n 10 मल्टीप्लाई बाय मीन 8, समेशन x हमारे पास आ गया 80, 10 नंबर्स का सम। सेम यही काम हमने 11 नंबर के लिए किया, मीन ऑफ 11 नंबर 9 था, 9 मल्टीप्लाई बाय 11 तो सम आ गया हमारे पास 11 नंबर का 99। दोनों का सम कैलकुलेट करने के बाद अब हम इन दोनों को माइनस करवा देंगे नई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। वैल्यू ऑफ 11 नंबर इज 99 माइनस 80। पहले सम 80 था, एक वैल्यू हमने प्लस करवाई तो सम 99 हो गया। क्या वैल्यू प्लस करवाई है वो फाइंड आउट करना है, तो 99 माइनस 80 19 वो वैल्यू है क्लास, प्लस करवाने पर मीन को चेंज कर रही है, 8 से 9 हो रहा है मीन आपका, तो 11th नंबर की वैल्यू 19 है। अगर आए न्यू एडेड नंबर तो ये प्रोसीजर होता है नया नंबर फाइंड आउट करने का। इसके बाद चलते हैं मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू भी जो है वो एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इफ द मीन इज 17, अगर मीन हमारे पास 17 है तो एक मिसिंग नंबर होता है, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। लाइक इस डेटा गिवन है यहाँ पर 12, 18, 21, k और 13 ये डेटा है और इसका मीन 17 है। एक वैल्यू यहाँ पर k जो है वो मिसिंग है, ये k वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मीन का फॉर्मूला यूज किया, समेशन x डिवाइड बाय n बराबर होता है मीन के, तो मीन की प्लेस पर पुट किया हमने 17, तमाम वैल्यूज को प्लस किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर, कितनी वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के साइड मूव करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ गया 85। इन तमाम वैल्यूज को प्लस किया और के जो है वो साथ ऐसे ही आता गया, तमाम वैल्यूज को प्लस करने पर 64 प्लस मिसिंग वैल्यू के ऐसे ही आ गई। 64 यहाँ प्लस हो रहा था, इक्वल टू के साइड मूव करेगा तो माइनस हो जाएगा, 85 माइनस 64 तो आ गई हमारे पास मिसिंग वैल्यू k की जो कि बराबर है 21 के। 21 वो वैल्यूज है जो अगर हम k की प्लेस पर पुट करें और अगेन इसका मीन फाइंड आउट करें, मतलब 12 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 13, ये वाला 21 और जो k अभी फाइंड आउट किया वो 21 प्लस 13, देन डिवाइड बाय 5 तो हमारा आंसर 17 आएगा। तो क्लास ये मेथड होता है मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने का। इसके बाद चलते हैं करेक्ट मीन की तरफ। बार दफा कंडीशन सवाल में कंडीशन होती है कि एक मीन फाइंड आउट किया आपने लेकिन वो करेक्ट नहीं था, इनकरेक्ट है, तो अगेन मीन फाइंड आउट कीजिए। अब इसका क्या मेथड होगा, सवाल से समझते हैं। फॉर अ सेट ऑफ 10 वैल्यूज मीन इज 22.5, लेटर ऑन डिस्कवरिंग दैट 19 वाज इनकरेक्ट 15 वाज करेक्ट, फाइंड करेक्ट मीन। कह रहे हैं 10 वैल्यूज हमारे पास थी जिसका मीन था 22.5, लेकिन बाद में मैं डिस्कवर किया कि जब हमने सम निकाला था, सम कैलकुलेट किया था तो 19 एक वैल्यू गलत थी जो हमने प्लस कर दी, इसकी प्लेस पर हमें 15 करेक्ट वैल्यू प्लस करनी चाहिए थी। अब 19 को माइनस करें, 15 को प्लस करें और अगेन आपका करेक्ट मीन फाइंड आउट कर दिखाएं। इनकरेक्ट मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 22.5, अच्छा यहाँ पर 22.5 यहाँ से मीन मैंने पुट कर लिया। देन इनकरेक्ट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन,
22.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करवाएंगे तो सम आ जाएगा हमारे पास 225। ये जो सम है ये इनकरेक्ट है, इसमें हमने 19 को गलत प्लस किया हुआ है, सही वैल्यू 15 थी। तो हमने क्या किया, 225 में से गलत वैल्यू को माइनस करवाया, 19 को माइनस करवाया, सही वैल्यू 15 को प्लस करवाया, तो सम आ गया हमारे पास 221। अब ये सम जो है वो सही सम है, इस सम को यूज किया, समेशन x डिवाइड बाय n मीन का फॉर्मूला यूज किया, सही सम ये है 221, सम की प्लेस पर रखा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 10 ही रही हमारे पास क्योंकि हमने एक को माइनस करवाया, दूसरे को प्लस करवाया है। 221 डिवाइड बाय 10, तो करेक्ट मीन आ गया आपके पास 22.1। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड वैल्यू। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। 20 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, इसका मीन है 5। फाइंड अरिथमेटिक मीन if an observation 44 is excluded from the data, an observation is 58 is included in the data। कह रहे हैं कि 20 वैल्यूज हमारे पास है, इसका मीन था हमारे पास 5। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया हमने, कंडीशन कुछ यूं है, एक बार 44 को एक्सक्लूडेड करवाया मतलब माइनस करवाया, और एक बार 58 को प्लस करवाया। हम जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला ये होता है, इसको यूज करके सबसे पहले हम निकाल लेंगे सम, ताकि उस सम में से हम माइनस और प्लस कर पाए। पहले हमने क्या किया, सम कैलकुलेट किया, 20 ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी, मल्टीप्लाई बाय 5 मीन, तो हमारे पास सम आ गया 100। अब इस 100 को यूज किया फर्स्ट कंडीशन के लिए, माइनस करवाना है 44, 100 माइनस 44 तो आ गया 56। 56 हमारे पास सम आ गया, इसको यूज करके मीन कैलकुलेट करना है। 56 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, क्योंकि हम 20 वैल्यू में से एक वैल्यू 44 को माइनस कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर 20 हो जाएगा। 56 डिवाइड बाय 20 की जगह पर 19 आ गया, अब क्योंकि एक नंबर हमने माइनस करवा दिया। 56 डिवाइड बाय 19, तो अब 2.9 आपका एक्सक्लूडेड करवाने के बाद मीन आ गया। बस यहाँ पर ये याद रखिएगा, एक्सक्लूड जब भी आप करवाते हैं तो n नंबर ऑफ जो वैल्यूज होती है वो माइनस हो जाती है, एक वैल्यू आपने कम करनी होती है जब आप अगेन कैलकुलेट करते हैं मीन। सम आया माइनस करवाने में 56, 20 में से 1 माइनस किया 19, दोबारा डिवाइड किया, आंसर 2.9। इंक्लूड में ये होता है क्लास के 100 में हम प्लस करवा रहे हैं 58, एक वैल्यू प्लस करवानी है। 100 सम था हमारे पास, प्लस 58 तो आ गया 158 सम हमारे पास इंक्लूड करवाने के बाद। अब क्योंकि ऑब्जर्वेशन 20 हमारे पास थी, एक वैल्यू को हमने मजीद प्लस करवाया है, मजीद ऐड करवाया है, अब n हमारे पास एक बढ़ जाएगा और 20 से 21 हो जाएगा। 158 डिवाइड बाय 21 बराबर आ गया हमारे पास मीन 7.5। इसके बाद ये कंडीशन, फिर चलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले की तरफ। एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। फॉर्मूला इसका ये होता है कि जब भी सवाल में आपसे कहे कि कैलकुलेट कीजिए मीन या फिर मीडियन या फिर मोड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो हम यूज करते हैं मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, या इस तरह भी लिख सकते हैं मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सवाल समझते हैं, पहले कंडीशन देख लेते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास ये होती है कि जहां पर तीनों के आंसर सेम आ रहे होते हैं। किस तीनों के? यानी मीन बराबर होता है मीडियन बराबर होता है मोड के। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसका कर्व कुछ इस तरह बनता है कि तमाम वैल्यूज एक ही पॉइंट पर आ रही हैं, मीन भी इसी प्लेस पर, मोड भी इसी प्लेस पर और मीडियन भी इसी प्लेस पर। If a frequency distribution graph is having a symmetrical frequency curve, the mean, median and mode will be equal। तीनों हमारे पास मीन, मीडियन, मोड बराबर होते हैं, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहलाती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद चलते हैं नेगेटिव स्क्वीज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? कंडीशन कुछ यूं होती है आपके पास कि मीन सबसे छोटा होता है, मीडियन दरमियानी वैल्यू होती है और मोड सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे जब आंसर कुछ इस तरह आ रहे हो कि मोड सबसे बड़ा हो, मीन सबसे छोटा हो, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्वीज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह ग्राफ बनता है इसका, पहले मोड फिर मीडियन और सबसे छोटी वैल्यू मीन की। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकती है कि सबसे छोटा अगर मीन है, सबसे बड़ी वैल्यू मोड की है, तो फिर किस तरह की होगी डिस्ट्रीब्यूशन? नेगेटिवली स्क्वीज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। चलते हैं पॉजिटिव स्क्वीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो है वो मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी वैल्यू मीन की, सेकंड मीडियन, सबसे छोटी वैल्यू अगर मोड की आ रही है, तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है आपके पास पॉजिटिवली स्क्वीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे बड़ी वैल्यू मीन की, मिड वैल्यू मीडियन और सबसे छोटी वैल्यू मोड की।
एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करना है हमें। डेटा कुछ अवेलेबल क्यों है हमारे पास। मीन गिवन है 22.5, मोड गिवन है 15, मीडियन फाइंड आउट करना है। यूज किया हमने ये फॉर्मूला, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड की प्लेस पर 15 इक्वल टू 3 फॉर्मूले का, मीडियन ऐसे आ गया माइनस 2 फॉर्मूले का, मीन की वैल्यू 22.5 आ गई। इसके बाद हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करवाया 22.5 से, तो आंसर आ गया 45। यहाँ माइनस था, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 45, तो आंसर आ गया हमारे पास 60। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है मीडियन से, इक्वल टू के साइड मूव किया तो डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 3, तो मीडियन का आंसर आ गया 20। तो इस तरह आप एम्पिरिकल फॉर्मूले को यूज करके मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम बता सकते हैं कि रिलेशन किस तरह का है। देखिए सबसे बड़ा मीन है और सबसे छोटा मोड है, तो ये आपके पास पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन मीडियन एंड मोड। सेकंड एग्जांपल समझते हैं। मीडियन गिवन है 20, मीन गिवन है 22.5, यूज करना है एम्पिरिकल फॉर्मूले को और फाइंड आउट करना है मोड। फॉर्मूला हमने ये पुट किया, मीन की प्लेस पर मीन को रखा, मीडियन की प्लेस पर मीडियन को रखा। 22.5 माइनस 20, 7.5, 7.5 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 22.5 माइनस 7.5, तो हमारे पास आंसर आ गया मोड का। मोड आ रहा है हमारे पास 15। तो इस तरह यहाँ भी हम देख सकते हैं, मीन 22 है, मीडियन 20 है और मोड हमारे पास 15 है। सबसे छोटा मोड है, मीन सबसे बड़ा है, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है। तो क्लास यहाँ पर हमने कवर किया कि हमारा अनप्रोबेटर के जरिए किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम मीन मीडियन मोड, और रिलेशंस कौन कौन से होते हैं मीन मीडियन मोड के दरमियान में, पॉजिटिव, नेगेटिव और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और एम्पिरिकल फॉर्मूले के जरिए किस तरह सॉल्व करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस के जरिए जो है वो किस तरह सॉल्व करते हैं। यहीं तक ही रखते हैं इस सेशन में। कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।